नमस्कार, मैं हूं अविनाश जगनावत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश यंग इंडिया वोट का वाई फैक्टर। यंग इंडिया का कारवां आज आ पहुंचा है उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में और हम यहां पे जानेंगे कि आम चुनाव को लेकर गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का युवा स्टूडेंट क्या सोचता है। आम चुनाव को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके तर्कस से चुनावी मुद्दे निकलने शुरू हो गए हैं। ये चुनावी मुद्दे युवाओं को कितना रिझाएंगे, इसके लिए हम तमाम युवाओं से बात करेंगे। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले आपको 5 सवाल पूछूंगा बारी बारी से और जानूंगा कि उसमें आपकी राय क्या है। मेरा पहला सवाल होगा 2019 में आप कैसी सरकार चाहते हैं। दूसरा सवाल होगा सरकार से आपकी उम्मीदें क्या हैं। तीसरा सवाल होगा मेरा आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। मेरा चौथा सवाल होगा अगर एक दिन के लिए आपको पीएम बनने का मौका मिलता तो आप क्या करते। और मेरा 5वां सवाल होगा जो वर्तमान सांसद है वो आप लोगों की कसौटी पर कितना खरा उतर पाए। तो मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा मैडम, 2019 कैसी सरकार चाहते हैं। ऐसी सरकार जो हमें एक स्वच्छ, एक सटीक भारत दे सके, जो हमारे यूथ के लिए भी काम करे, हमारे बुजुर्गों के लिए भी, क्योंकि बुजुर्ग भी हमारे लिए उतने ही बड़े संसाधन है जैसे कि युवा है। तो हमें संसाधनों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमारी सरकार अगर संसाधनों का इस्तेमाल कर पाती है तो उससे बेटर सरकार हमें नहीं मिल सकती। आरक्षण से फ्री होना चाहिए, मतलब एक ही इंसान को एक ही बार आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ क्या होता है कि एक इंसान को एजुकेशन में भी मिल जाएगा, फाइनेंशियली भी मिल जाएगा, हर जगह मतलब आरक्षण मिल जाता है, रिजर्वेशन कास्ट में, हर चीज में। तो एक इंसान को एक ही बार मिलना चाहिए लाइफ टाइम। ऐसी सरकार चाहिए जिसमें कि जैसे अभी कुछ ऐसे गांव है जिधर शिक्षा बहुत नीचे है, मतलब बहुत पीछे चल रही है, तो उधर उन शिक्षा बढ़ानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल में कि टीचर्स उसको प्रॉपरली पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। मतलब ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई होती है लेकिन कुछ गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। सर चेंजेस तो आने वाले हैं नहीं, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बीजेपी होगा तो यही ज्यादा से ज्यादा जो भाजपा कर रही है वही ठीक है अभी। और सर कांग्रेस का वो देख लिया पिछले लास्ट 10 इयर्स का। आप क्या सोचते हैं, आपको कैसी सरकार चाहिए 2000 में। तो यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे, थोड़ी जो अपना हेल्थ केयर है उसमें बदलाव लाए। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं, आंगनवाड़ी है, उनमें थोड़ा डेवलपमेंट करे। ऐसी सरकार चाहते हैं ताकि एक हेल्थ कम्युनिटी है उसको एक बढ़ावा मिले। मेरा दूसरा सवाल रहेगा जो नई सरकार जो आ रही है उससे युवाओं की क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद करके आप वोट देने जाएंगे और जो सरकार आएगी उससे क्या उम्मीद है। पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा जो अभी प्रेजेंट सरकार चल रही है उसकी बेरोजगारी के लिए थोड़ा उसका उतना नहीं रहा जितना मैंने सोच के उसको वोट किया था। लेकिन बाकी मुद्दों को देखा जाए तो सरकार अपने काम पे बहुत खरा उतरी है। सरकार करे, नए मेडिकल कॉलेज चाहिए हमें। तो देखो जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणा में काफी कम मेडिकल कॉलेज है, तो उसने यहाँ तक तो मैं चाहता हूँ मेडिकल कॉलेज को ज्यादा मेडिकल कॉलेज। आप क्या उम्मीद रख के वोट देंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाली गवर्नमेंट एक तो ये भ्रष्टाचार खत्म करे, इससे कि भेदभाव ना हो, सबको समानता का अधिकार मिले और सबको हक मिले। आपकी क्या उम्मीद है जब आप वोट देने जाओगे, सरकार से क्या उम्मीद है कि आने वाले समय में आरक्षण को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, सबको सामान्य दिया जाए ताकि कोई कम मार्क्स लाने वाला वो बहुत बड़ी वाली पोस्ट पर बैठा हुआ और जो उससे ज्यादा वाला है वो अभी भी नीचे बैठा हुआ, मतलब ये रद्द कर दिया जाए। सरकार जैसे अब एम्प्लॉयमेंट के लिए करेंगे हम कि ज्यादा से ज्यादा यूथ को जॉब मिलनी चाहिए। जैसा मतलब हमारे पास बहुत यूथ है और टैलेंट भी है बट हमारे पास हमें जॉब नहीं मिलती है, इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार हमें जॉब दे और जो भी उसके लायक है उसको प्रायोरिटी मिले, ना कि कास्ट रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग उसको प्रायोरिटी दी जाए। नई सरकार से उसकी यही उम्मीदें हैं कि वो एक ऑनेस्ट इंडिया डेवलप करे। लाइक अभी पॉलिटिक्स जो चल रही है बहुत डर्टी पॉलिटिक्स और सेक्युलर कहते हैं कि सेक्युलर इंडिया है, लेकिन सेक्युलर इंडिया हमें लगता नहीं है क्योंकि रिलीजियस बेस पे काफी मतलब जो दंगे फसाद हो रहे हैं उससे काफी बहुत जो है सब प्रभावित हो रहा है भारत का। तो ये सब नहीं होना चाहिए, रिलीजियस बेस पे इस तरह से नहीं करना चाहिए। मेरा तीसरा सवाल आपसे है, आपके सपनों का भारत कैसा हो, कैसा देखते हैं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, क्या सपना है। एंटरप्रेन्योर्स होना चाहिए सबसे पहले तो, और काफी हद तक सुधार हुआ है। एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो जो गांव के जो स्कूल है उनको मर्ज कर लिया है, मॉडर्न स्कूल बना दी गई है, तो उसके हिसाब से मर्ज कर लिया गया है। बट फिर भी जो एक फोटोजेनिक मेमोरी होनी चाहिए बच्चों में वो डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि मिल तो जाता है सारी चीजों का, मतलब बिल पास हो जाते हैं बट वो पहुंच नहीं पाते वहां पे जहाँ मतलब गांव में पहुंचने चाहिए, उन एरियो में नहीं पहुंच पाते। तो
मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर बने उनको छोटे छोटे लेवल पे काम करना चाहिए, उन पे पहले फोकस करना चाहिए। इट शुड बी लाइक देयर शुड बी मोर फोकस इन एजुकेशन। उनको एजुकेशन में फोकस करें, क्योंकि हमारे कंट्री में जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सबका रूट्स एजुकेशन से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। सो दे शुड मोर फोकस ऑन इट एंड इट शुड बी रिजर्वेशन फ्री, बिकॉज यू नो बच्चों के कोर्स सेम होती है, बुक सेम होती है, एग्जाम सेम होती है, लेकिन सीट्स अलग। दिस इज नॉट फेयर। आप क्या सोचते हैं, कैसा हो सपनों का भारत कैसा? मेरा ऐसा है कि करप्शन फ्री इंडिया होना चाहिए और हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। और किस तरह से? विलेजेस में मतलब कि जैसे कैंप्स लगने चाहिए, अभी भी लगते हैं, लेकिन और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उसके। कुछ और युवा हमारे साथ में, उनसे जानेंगे सपनों का भारत कैसा हो, क्या चाहेंगे? मैं अपने भारत को ऐसा नहीं चाहता कि वो देख कोई दूसरे देश की तरह हो। मेरा भारत मेरे देश के जैसा ही हो, पर थोड़ा अच्छा हो, जहाँ पे यूनिटी तो बहुत है लोगों में, पर कुछ जगहों में ऐसा आ जाता है कि यहाँ पे एक दूसरे से लोग कंपटीशन के चक्कर में दूसरे के वो हो जाते हैं। तो नया भारत मेरा ऐसा होना चाहिए। सर ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। बिजनेस सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, फिर पब्लिक सेक्टर है। तो लाइक अभी जैसा प्रोग्रेस है वैसे प्रोग्रेस रहा तो एक बहुत ही अच्छा इंडिया डेवलप हो सकता है। मेरा चौथा सवाल आपसे रहेगा, अगर एक दिन के लिए आपको पीएम बनने का मौका मिले तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले करप्शन फ्री करेंगे। जो स्कूलों में कॉलेज में जो धांधली होती है, जो भी ये डोनेशन लिया जाता है, वो डोनेशन खत्म करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा आ रहा है वो सब मीडियम क्लास फैमिली से है। तो जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं उनको पहले एडमिशन दिया जाता है, जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं उनको बाद में एडमिशन दिया जाता है। वो खत्म करना चाहिए पहले। सर एक दिन के लिए पीएम बनने का मौका दे तो अगली सरकार हिंदू राष्ट्र देश होना चाहिए और आतंकवाद का बिल्कुल खात्मा हो जाना चाहिए। और जैसे मोदी सरकार ने सबको, जनरल वालों को सबको 10% आरक्षण दिया है, तो मतलब हम जनरल वालों के लिए भी अच्छा ही है। तो जैसे कि जितना हो सके तो ST SC OBC सारा आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। अगर मुझे एक दिन के लिए पीएम बनने का मौका मिले तो सबसे पहले रिजर्वेशन अबॉलिश करूंगी, क्योंकि हम लोगों के देश में रिजर्वेशन बहुत ज्यादा हो रखा है। मतलब बहुत ज्यादा लोग रिजर्वेशन के पीछे भागते रहते हैं। सारी कास्ट को एक तराजू में तोला जाए, जो कुछ भी हो, और टैलेंट के बेसिस पे देखा जाए, किसी भी टैलेंट और एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखी जानी चाहिए चीजें, रिजर्वेशन के बेसिस पे। सबसे पहले तो आरक्षण की जो ये स्थिति है, आरक्षण को इस तरह से लागू मैं अगर बनता हूँ तो इस तरह से लागू करवाऊंगा कि पॉवर्टी के बेस पे आरक्षण दिया जाए, ना कि जाति के हिसाब से। क्योंकि भगवान ने इंसान बना के भेजा था, जाति उस वक्त डिसाइड नहीं करती है। मतलब एक हर गली में एक छोटी सी PHC, सब PHC लेवल पर एक हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि सबको इलाज मिल सके और कोई भी व्यक्ति इलाज के कारण से वंचित न रहे। स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है तो अभी आरक्षण है, क्योंकि जो दो अगर एक साथ छात्र पढ़ रहे हैं, अगर दोनों प्रतिभा दोनों में अगर बराबर है, नंबर 1 के ज्यादा आ रहे हैं, अगर फिर भी अगर वो दूसरा जो है ST SC में, तो उसको अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वो एक गलत चीज है, उससे क्रोध की भावना पैदा होती है। तो ये चीज मैं बंद करना चाहूंगा। और एक जो डॉक्टरों के खिलाफ जो वायलेंस हो रही है, उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली स्थिति पैदा करनी चाहिए। मेरा 5वां सवाल होगा आपसे कि वर्तमान सांसद जो है वो आपकी कसौटी पे कितना खरा उतरा, कितना खुश है आप? जी, यहाँ के जो उदयपुर के सांसद हैं उन्होंने कई डेवलपमेंट करवाए हैं, जैसे कि नई सड़कें बनवा रहे हैं, सीवेज का है, और जो उदयपुर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने में जो उन्होंने योगदान दिया है वो काफी सराहनीय है। तो हम जो उदयपुर वासी हैं या जो यहाँ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो उनसे बहुत खुश हैं। सिटी में तो कुछ भी नहीं हुआ। एयरपोर्ट का लाने का था कोटा सिटी में, वो तक नहीं ला पाए अभी तक तो सांसद। बस जयपुर से कोटा की फ्लाइट चालू कर रखी है और एयरपोर्ट बना रखा है, मगर यहीं वसुंधरा ने अपनी तरफ झालावाड़ में पूरा एयरपोर्ट खोल दिया। और यहाँ के सांसद के बारे में क्या कहें? यहाँ के सांसदों ने तो अभी पहले रोड देखे, यहाँ के सारे रोड तो खुदे हुए हैं, पब्लिक जाए तो जाए कहाँ से। सही काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, रोड्स वगैरह काफी बनवा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट भी सही है, पर इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज नीडेड। हम चाहते हैं कि हेल्थ केयर में भी और काम करें, स्वच्छता में वो और काम करें। और जैसा कि इंडिया के लिए हमेशा इंडिया का कल्चर है, यूथ बहुत ज्यादा है इंडिया में, इंडिया का कल्चर है, इंडिया के बुजुर्ग हैं, उनका एक्सपीरियंस है, तो उन सबको मिला के एक बेटर इंडिया बन सकता है, बट वी जस्ट नीडेड टू बी फास्ट। यंग इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हम जानेंगे गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का युवा आम चुनाव को लेकर क्या सोचता है और उसका मूड क्या है। कर्ज माफी के लिए मेरे हिसाब से क्राइटेरिया बनाने की जरूरत है। अगर एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है तो पहले रिजर्वेशन हटाना काफी जरूरी है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मैं हूं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में और जान रहा हूं कि आम चुनाव को लेकर वोट का वाई फैक्टर क्या कहता है, गीतांजलि कॉलेज का युवा क्या कहता है। मेरे अगले 5 सवाल जो आपसे होंगे वो रहेंगे, किसी भी तरह की कर्ज माफी को युवा कितना जायज मानता है, आरक्षण के बारे में आपकी राय क्या है। तीसरा सवाल मेरा होगा, देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव की जरूरत है। मेरा चौथा सवाल होगा, इस बार के चुनाव में कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी रहेगा जो कि मतदाताओं को अपनी ओर खींच सके। और मेरा 5वां और अंतिम सवाल रहेगा, हर 5 साल में सरकार को बदलने की परिपाटी को आप किस नजरिए से देखते हैं। मेरा सवाल आपसे है, किसी भी तरह की कर्ज माफी को कितना जायज। कर्ज माफी डिपेंड करता है कि किस चीज पे दिया जा रहा है और किसको दिया जा रहा है और कितना, वो सब हर चीज की क्राइटेरिया बनाने की जरूरत है और ताकि जिसको जरूरत है कर्ज माफी की उसे मिले और जिसको जरूरत नहीं है वो बच भी ना पाए, क्योंकि हमारे सरकार के पास जो हमारा धन कोष है वो भी खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा उसी से डेवलपमेंट हो रहा है। तो कर्ज माफी के लिए मेरे हिसाब से क्राइटेरिया बनाने की जरूरत है। कर्ज माफी देनी चाहिए। कर्ज माफी अगर जो इंसान कैपेबल है देने के लिए, कर्जा वापस लौटाने के लिए, तो उसे कर्जा देना चाहिए। बट जो नहीं है तो उसका कर्ज माफ भी करना चाहिए। बिकॉज होता ये है कि गवर्नमेंट अगर उस चीज पे ध्यान देगी तो गवर्नमेंट का आधे ध्यान उसी चीज पे जा रहा है कि किसका कर्ज माफ करें, किसका कर्ज नहीं माफ करें। तो इस चीज को अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। तो जिसका कर्ज माफ हो सकता है उनका करना चाहिए। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि क्राइटेरियाज होते हैं हर एक चीज़ के, कर्ज माफी के भी क्राइटेरिया होने चाहिए। पर अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि आप किसी पर्सन को दे रहे हो और किसी को नहीं दे रहे तो उसमें तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही है। तो अगर आपको तो इसके लिए डिफरेंस स्कीम और या फिर इसमें आप बिलो पॉवर्टी लाइन जो होती है उसको उनको अगर कर्ज दे रहे हो तो उनके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया रखो। जो लोग अब रिचेस है, जो लोग रिच है उनके लिए अलग रखो। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, आरक्षण को लेके युवा क्या सोचता है, क्या आरक्षण को लेके क्या सोचते हैं। आरक्षण ये जो प्रथा चलाई थी बहुत पहले वो उस समय जरूरत के हिसाब से थी, लेकिन आज के समय में सब अपने आप में एक सक्षम है और ये जो दूसरी जो जनरल कास्ट है उसके लिए थोड़ी ज्यादा नुकसानदायक बन रही है, क्योंकि जो बंदे या जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो लायक हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है या फिर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल पे। तो ये जो है खत्म कर देनी चाहिए। आज के जमाने में इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि आरक्षण आजकल रिजर्वेशन बहुत बढ़ा दी, जनरल क्लास के लिए तो बहुत कम परसेंटेज बची है। हमारा जब एडमिशन हुआ था तो भी हमें सबसे ज्यादा दिक्कत इसी वजह से हुई थी कि हमारा एडमिशन में सबसे ज्यादा मतलब मेन जो इम्पोर्टेंस दे रहे थे वो उनको दे रहे थे और जनरल क्लास को तो बिल्कुल इम्पोर्टेंस थी नहीं। आजकल बिल्कुल खत्म कर दी और उसकी वजह से हम उनके मार्क्स कम आए और उनको एडमिशन मिल गया, हमारे मार्क्स ज्यादा है, हमें फिर भी नहीं मिला था। तो मतलब ये प्रॉब्लम कई बार आती है और जो मतलब आजकल रिजर्वेशन को मतलब थोड़ा बहुत जनरल को ही मिलना चाहिए। जो आरक्षण शुरू में स्टार्ट किया था वो बस उस टाइम जरूरत थी आरक्षण की। 10 साल के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद सरकार सिर्फ वोट के लिए आरक्षण को बढ़ाती रही। अब आरक्षण की जरूरत नहीं है और जो 10% अब आरक्षण सामान्य वर्ग को मिला है वो एक अच्छा मुद्दा अच्छा है। वोट उससे बीजेपी को ज्यादा वोट मिलने के आसार है। उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो कि फिजिकली एबल्ड नहीं है, जैसे हैंडीकैप्ड, उनके लिए मेनली रिजर्वेशन होनी चाहिए। और जो बाकियों के लिए तो नॉर्मली जैसे कि उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको रिजर्वेशन फ्री हो। हमें कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए और हमें टैलेंट के बेसिस पे देना चाहिए कि कितने मार्क्स हैं, कौन सा एग्जाम फाइट कराए और हर स्टूडेंट को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। तीसरा सवाल आपसे रहेगा, देश की एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा व्यवस्था में किस तरह का बदलाव जो है वो आप चाहते हैं, कैसा एजुकेशन सिस्टम में बदलाव ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जो काम करेगी या गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है वो नहीं कर रही है, कुछ चीजें हमें भी करनी है इम्प्लाय। और जैसे रिजर्वेशन है, आप एजुकेशन सिस्टम में बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इतना प्रॉपर्ली नहीं पढ़ाया जा रहा है या वहाँ पे इग्नोर किया जाता है या इतना काम नहीं हो रहा है या बच्चे वहाँ पे इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती उन टीचर्स की भी। और हो सकता है वो टीचर्स शायद रिजर्व कैटेगरी से आए हो या फिर किसी न किसी वो टैलेंटेड नहीं हो फिर भी वो आए हो, तो वहाँ जाके वो कोई काम नहीं कर पा रहे। इवन जो जनरल कैटेगरी या जो नॉर्मल कैटेगरी है जिन्हें वहाँ जाना चाहिए वो उस जगह पे नहीं है। तो जब टीचर्स कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं समझ पाएंगे एंड फिर हम लोग ब्लेम करेंगे वापस कि हमें समझ नहीं आ रहा है या गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा हो रहा है या गाँवों में ऐसा हो रहा है। तो
अगर एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है तो पहले रिजर्वेशन हटाना काफी जरूरी है। एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि एक डिग्री पे एक इंसान को आरक्षण मिला, देन उसी इंसान ने पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, देन उसको फिर आरक्षण मिला। बट जनरल कैटेगरी के साथ ये चीजें नहीं होती है। और फिर क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पे अगर बच्चे को टीचर्स को पहले से ही बोल दिया जाता है, मतलब पहले से ये सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट का कि 75% अटेंडेंस मतलब होनी चाहिए, बच्चे का ये इतना मतलब पढ़ाई होनी चाहिए, वो पास होना चाहिए, जबकि वो बच्चे में इतना टैलेंट नहीं होता है। बट टीचर्स का क्या होता है कि उन पे प्रेशर होता है। अब जब वो बच्चे फेल हो जाते हैं, क्लास का कोई रिजल्ट बिगड़ता है, तो टीचर्स का ही ट्रांसफर कर दिया जाता है उस जगह से, उन्हीं का मतलब उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। तो वो चीजें बहुत गलत होती है। तो ये सारी चीजें हटानी चाहिए, इनमें सुधार की जरूरत है। आज हर कोई इंसान यही सोचता है कि हम पहले पढ़ लेंगे, सब पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब लग जाए। वो इसलिए कि सब पहले मेहनत करके बाद में मेहनत नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट जॉब लग भी जाती है, फिर स्कूल्स नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर टीचर्स का प्रॉपर फोकस नहीं हो पाता। तो हमें स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स पे ध्यान देना चाहिए, या आइदर हमें प्राइवेट स्कूल की फीस कम करनी चाहिए, जिससे जो बैकवर्ड पीपल है या जो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है इतनी फीस भरने की प्राइवेट स्कूल की, तो प्राइवेट स्कूल की फीस कम करनी चाहिए ताकि वो लोग भी आगे जाके पढ़ सकें। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, इस बार कौन सा मुद्दा चुनाव में ज्यादा प्रभावी रहेगा जो कि वोटर को अपनी तरफ खींचेगा? अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है कि अगर जिन और जो भी लोग इसके फेवर में होंगे वो शायद हमारी सरकार जो अभी है वो कंटिन्यू भी रह सकती है। और अगर ये मुद्दा अगर उनके अगेंस्ट जाता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कहीं है तो कहीं नहीं है, कहीं इस पे सही में काम हुआ है और कहीं बस कुछ शहर या कुछ गांव, कुछ राज्य पिछड़ गए हैं। तो अगर अब इस बार का युवा भरोसा दिखाता है कि जैसे कि काम हो रहा है, धीरे धीरे ही सही बट हो रहा है, अगर आगे भी अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम होती है तो मेरे हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। आई थिंक रिजर्वेशन, क्योंकि रिजर्वेशन एक ऐसा प्रॉब्लम है राइट नाउ हमारी कंट्री में कि जिससे लोग बहुत लाइक दे आर फेसिंग प्रॉब्लम ड्यू टू दिस थिंग। तो अगर इस पे दे आर वर्किंग इट तो लाइक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा लोगों पे। सर इस बार तो आरक्षण रहेगा फर्स्ट, और सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद का सेकंड मुद्दा यही रहेगा इस बार, क्योंकि आरक्षण तो मतलब कि हर कैटेगरी वाले परेशान है इससे। आरक्षण बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। सेकंड है कि मोस्ट आतंकवाद खत्म हो जाएगा तो अपने आर्मी वाले, फौज वाले बेचारे पूरे दिन रात वहाँ पे अपने सेना वहाँ टिकी हुई है, तो आज वो अपने को बचाने के लिए वो सेना टिकी हुई है वहाँ पे। तो मैं ये चाहती हूँ कि ना मतलब आर्मी वालों को अच्छी मूलभूत सुविधाएं दें, उनको, फैमिली को, उनके परिवार को। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। राम मंदिर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, उसके चक्कर में वोट आएंगे और नहीं जाएंगे, यही रहेगा। और दूसरा मुद्दा मेरे ख्याल से तो शिक्षा को लेकर ही होना चाहिए। और तीसरा मुद्दा किसानों के ऊपर, अगर किसान कर्ज माफी ज्यादा होता है तो वोट ज्यादा मिलेंगे किसान के, नहीं होता तो सुसाइड होंगे, उस चक्कर में कट जाएंगे वोट। ये बस ये 3 मुद्दे मेन है। मेन मुद्दा ये रहेगा अपने देश की सुरक्षा के लिए। जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद जो सरकार ने जो किया है, जो मतलब जो 26/11 हमला हुआ, मनमोहन की सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, बैठ के देखा, यहाँ तक कि अफजल को बिरयानी खिलाई उन्होंने, ठीक है। और वो फिर सबूत मांग रहे हैं उस चीज का, तो फिर सबूत तो हम भी मांग सकते हैं अफजल के बारे में। हमें कहाँ दिखे उनकी डेड बॉडी फांसी दी हुई? तो वही चीज है, वो चीज मेन चीज तो अपने देश के सुरक्षा के लिए मुद्दा है। और बाकी राम मंदिर भी रहे, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं बचा कि उन मुद्दों को भुना सके। और अभी जो राहुल गांधी ने बात की अपनी जो 72,000 रुपए देने की साल की देने की बात कर रहे हैं, अगर वो इतना पैसा देंगे तो अगर 5 करोड़ जनता है जो 20% से नीचे आती है, अगर उनको देंगे तो यहाँ पे 7.5 लाख करोड़ होता है, जितना कि देश का टोटल बजट भी नहीं आता। अभी देखो, एक तो आतंकवाद, एक तो भ्रष्टाचार और एक तो रिजर्वेशन, ये 3 मुद्दे तो अभी तो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ऊपर चल रहे हैं। आतंकवाद, अभी रिसेंट पुलवामा अटैक में वहाँ इतना शहीद मारे गए, उनको देखना चाहिए, उस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, आर्मी को फुल सपोर्ट देना चाहिए। मेरा अंतिम सवाल रहेगा, हर 5 साल में जो सरकार बदलने की परिपाटी है, क्या इस बार भी रहेगी या उसमें कुछ बदलाव आएगा? मुझे लगता है इस बार फिर से 2019 में मोदी जी आएंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है काफी सराहनीय है। जो उनका स्वास्थ्य के लिए जो उन्होंने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया है वो ठीक था। और जो अपना आप क्या कहेंगे, हर 5 साल में जो सरकार बदलने की परिपाटी है, क्या इस बार रहेगी या नहीं? मेरे हिसाब से इस बार जरूर रहनी चाहिए, बट आगे देखिए क्या होता है। आप क्या कहेंगे?
सरकार हर साल बदलती है। हर 5 साल में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ का जो यूथ है और जो भी जनता है वो हर 5 साल में सरकार बदलती है। पहले एक बार ये फिर एक बार ये, तो इस बार भी बदलेगी। आप क्या कहेंगे, कितना खुश है सरकार से? हमने एक पार्टी को काफी टाइम दिया सत्ता में, तो मैं चाहूंगी कि एक पार्टी जिससे हमने सिर्फ 5 साल दिए हैं उससे और मौका दिया जाए, क्योंकि बदलाव सिर्फ 5 साल में नहीं हो सकता। जब बदलाव हमको इतनी बड़ी कंट्री में चाहिए तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि ये जो 5 साल है ये कम से कम 50 साल तक एक्सटेंड हो। ये है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का युवा, जो जिनसे हमने तमाम मुद्दों पे बात की, हर उनकी वो राय जानने की कोशिश की कि 5 साल की इस सरकार से वो कितना खुश है और आने वाली सरकार के बारे में उनकी अपेक्षाएं क्या है। हमारा ये कारवां आगे भी जारी रहेगा और कल हम फिर से किसी दूसरे कैंपस में जाएंगे और जानेंगे कि वहाँ के युवाओं की आम चुनाव को लेकर क्या मंशा है, क्या उनकी राय है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।